सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास 10th मैथ्स ओनली पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी मैथ मॉडल पेपर 04 यानी ये चौथा मॉडल पेपर है जो इस चैनल पर आया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 144 व 198 का मैथ्स है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। एचसीएफ होता है दोनों का उपनिष्ठ। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं। तो यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से करेंगे ये 7 2, ये 2 से करेंगे 3 6, 2 से 18 से 9, ये 3 और ये 3 ये ऊपर। तो यहाँ 144 का क्या हुआ, 144 के हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। इसी प्रकार 198 का करें तो 198 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से करेंगे। तो यहाँ पर पहले आया 9 9, 2 से वापस करेंगे, 2 से होगा नहीं तो ये 3 से 3 3, बाद में 3 से 11 और ये 11 से 1 टाइम। सही तो किया ना मैंने? हाँ सही है। तो यहाँ से ये हुआ कितना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, यानी ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर या इसका 1 का स्क्वायर इंटू 11 का। तो यहाँ पर एचसीएफ होता दोनों का उपनिष्ठ। तो दोनों का उपनिष्ठ क्या है, इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2, इसमें भी 3 की घात, यानी 3 की घात 2 तो आएगी। इसमें 2 की घात 1 है, 2 है, मतलब 4 है। तो यहाँ पर 2 कॉमन क्या है, 2 की घात 1 इंटू 11 की घात 1, यानी 11 नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 इंटू 2 यानी 18। 18 हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 3x प्लस एक्स की घात है, यानी हमें घात बतानी है एक्स की। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस के 5 3 प्लस एक्स। यहाँ से 3x माइनस के इसको इससे इंटू करेंगे तो यह माइनस का 5x प्लस के 3x और प्लस के x की स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या हुआ x की स्क्वायर प्लस 3x, मतलब 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा माइनस के, यहाँ पर माइनस का बचेगा तो माइनस के 5x। ये तो x की घात कितनी है 2, तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु माइनस की 3 5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। इन्हें हमें पूछा कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। तो यहाँ पर पहला होता है प्लस प्लस, यानी दोनों पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव। दूसरा माइनस प्लस, तीसरा है प्लस माइनस और चौथा है हमारा माइनस माइनस। ये 4 चतुर्थांश होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चतुर्थांश होते हैं। तो हमें क्या दिया माइनस के 3 और प्लस के 5, तो माइनस और प्लस का हमारा है सेकेंड चतुर्थांश में, यानी द्वितीय चतुर्थांश हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया आंकड़ों 5 7 6 5 6 8 4 5 का बहुलक। तो इसमें हमें बहुलक पूछा है। बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आया हुआ है 5। 7 1 बार, 6 2 बार, 8 1 बार, 4 1 बार। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 5। 5 3 बार आया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 5। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक खंबे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की लंबाई, हमें खंबे की लंबाई पूछी है। तो यहाँ से हम पहले लेते हैं एक खंबे की परछाई की लंबाई, यानी एक खंबा ले लिया, परछाई की लंबाई, ये खंबा है जिसकी परछाई की लंबाई हमें दी है 2 मीटर, यानी ये हो जाएगी 2 मीटर। और उनका उन्नयन कोण, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है,
यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। यहाँ पर हमें उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाएगा। तो और हमें पूछा गया क्या, खंभे की लंबाई अक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी हो गए। तो यहाँ से टेन 60 डिग्री इक्वल टू से टेन थीटा होता है लंब बटे आधा, लंब अक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू अक्स अपॉन 2। तो अक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है 2√3 मीटर। तो हमारी खंभे की लंबाई कितनी हुई 2√3 मीटर, हमारा राइट आंसर हुआ। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला दिया हुआ है बिंदु -x -4 की मूल बिंदु से दूरी। हमें मूल बिंदु से दूरी पूछी है। तो यहाँ मूल बिंदु से दूरी होती है, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा x² + y²। तो यहाँ से हमें बिंदु दिए हुए x माइनस के x का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस के y का स्क्वायर करेंगे रूट में। तो ये हमारा x² + y² ही आएगा रूट में। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। समांतर श्रेणी A 3A 5A डेज का nवां पद होगा, यानी हमें nवां पद पूछा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्रथम पद A प्लस n-1 nवां पद दिया हुआ है और D सर्वांतर होगा 3A माइनस के A यानी 2A। तो यहाँ पर ये हम तो यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस 2AN माइनस के 2A। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2AN माइनस के A, क्योंकि माइनस घटाएंगे और यहाँ से A कॉमन ले तो यह आ जाएगा 2N माइनस के 1। तो ये हमारा राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सभी वर्त होते हैं, यानी हमें पूछा गया सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सभी वर्त समरूप होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। तो हमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन sin A इक्वल टू 4/5 हो तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A इक्वल टू हमें दिया गया है 4/5, यानी लाल बट्टे कक्का के अनुसार लंब बट्टे कर्ण हमें दिया हुआ है। अब हमें आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से k का स्क्वायर इक्वल टू l² प्लस a², यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से k कर्ण है हमारे पास 5 का स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू 16 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू a का स्क्वायर। तो यहाँ से a इक्वल टू हमारे पास क्या है 3। तो आधार हमारे पास 3, तो कोस a इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण। तो a का मान है हमारे पास कितना 3, कर्ण हमारे पास 5। तो हमारा राइट आंसर हो गया 3/5, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 के प्रथम 5 गुणांकों का योगफल है, यानी 3 के प्रथम 5 गुणांकों, 3 के प्रथम 5 गुणांक कौन कौन से 3 है +6 +9 +12 और +15। ये 3 के प्रथम 5 गुणांक है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 18 30 45, ये 45 आएगा। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखा, यानी किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर हम ये वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु ये P बाह्य बिंदु है, ये A और ये B। तो यहाँ से किसी भी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हमें पूछ ले कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसा ना हो कि अंदर से हो बाहर से हो, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हमारा राइट आंसर ये है। और अगर स्पर्श रेखा मतलब एक स्पर्श रेखा अगर अंदर से हो तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा मतलब टच में हो तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है कहलाती है, यानी 2 बिंदुओं पर काटती है तो वह कहलाती है छेदक बिंदु। मैंने एक वीडियो में पूरा बताया जो फॉर्मूला है 10th के फुल, उसमें मैंने बताया छेदक बिंदु, अप्रतिच्छेदी बिंदु,
स्पर्श रेखा ये क्या क्या होता है, तो मैंने इस पर एक फुल वीडियो बनाया, तो आप इनको जरूर देखना। छेदक बिंदु आपको यहाँ और बता देता हूँ। छेदक बिंदु यानी एक वृत्त को दो बिंदु मतलब दो बिंदुओं से, यहाँ से और यहाँ से दो बिंदुओं से काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और स्पर्श रेखा होती है यहाँ से टच करके जाती, तो वो स्पर्श रेखा। और अप्रतिच्छेद रेखा यानी कहीं दूर से, तो ये अप्रतिच्छेद रेखा है। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों 15, 12, 10, 8, 13, 4 और 9 में परिसर होगा। इसमें हमें परिसर पूछा गया, तो बहुत लड़कों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन परिसर ये बहुत सरल है। परिसर ज्ञात करने का होता है बेसिक। सबसे यहाँ पर सबसे अधिक बड़ी संख्या कौन सी है? 15। उसको सबसे छोटी संख्या है 4 में से माइनस कर देंगे, यानी मतलब 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना है? 11। तो यहाँ पर 11 हमारा राइट आंसर, तो हमारे इसका परिसर क्या हुआ? 11। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक यानी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है, तो घन की भुजा है, यानी एक घन दिया हुआ है हमें। एक मिनट। यह हमें एक घन दिया हुआ है, तो इसमें हमें दिया गया है घन के एक पृष्ठ का परिमाप, यानी सामने वाले पृष्ठ को मान लो आप, सामने वाले पृष्ठ को या इसके साइड वाले पृष्ठ को, किसी को भी मान लो। तब एक पृष्ठ का हमें परिमाप दिया हुआ है क्या? एक पृष्ठ का परिमाप हमें दिया हुआ है 28, यानी ये एक वर्ग की तरह है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × a इक्वल टू, हमें 28 दिया हुआ है 28 सेमी, तो a इक्वल टू हमारे पास कितना है? 7 सेमी। अब मैं पूछा गया था क्या? भुजा पूछी थी घन की, तो a इक्वल टू हमारे पास 7 आया, तो भुजा होगी 7 सेमी। हमारा राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। एक पासे को फेंकने पर 3 का गुना जाने की प्रायिकता, यानी एक पासे को फेंके तो 3 का गुना जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखते हैं। पासे में 6 अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 होते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 3 का गुणज, एक तो 3 खुद है और एक 6, तो 2 है। तो यहाँ पर अनुकूल प्रायिकता होती है, अनुकूल परिणाम यानी 2। अनुकूल परिणाम ये कितने हैं? 3 और 6, ये 2 संख्या है, अपन कुल परिणाम यानी 6, पासे में कुल अंक 6, तो यहाँ गया 1/3। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 4 ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। किसी असंभव घटना के गठित होने की प्रायिकता, यानी किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता होती है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी असंभव घटना की होने की प्रायिकता 0 होती है और किसी संभव घटना की होने की प्रायिकता 1 होती है। अगला क्वेश्चन है संचय बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। किसका ज्ञात करने में किया जाता है? तो माध्य ज्ञात करने में किया जाता है। अगला है घन ऐसा घनाभ है जिसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है, यानी घन एक ऐसा, इसमें दिया गया घन एक ऐसा घनाभ है जिसके 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है, समान क्षेत्रफल होता है। अगला दिया है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो बी इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, अगर समांतर श्रेणी में ए बी सी डी समांतर, तो बी इक्वल टू को a+c/2। ये शॉर्ट तरीका था, थोड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैंने बताया था 10, 30 और 10, 60 मान पूछा है, तो 10, 30 की वैल्यू √3 इंटू, यहाँ पर नहीं, हम वो लिख लेते, सामने लिखते। तो यहाँ पर 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू 10, 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 आया। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, यानी हमें प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं, यानी सम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20,
इनका माध्य, तो इनका माध्य होता है इन सारों का योग अपॉन कितनी संख्या है पूरी, ये पूरी है 10, 10 इंटू, तो ये कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 110 आएंगे अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 11। तो इनका माध्य क्या हुआ, 11 हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पर एक 11 आ गया। अगला क्वेश्चन अतिलघुरात्मक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है संख्या 72 और 120 का लघुत्तम समावत्य यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम ज्ञात करना है इनका, तो हम पहले 72 का ज्ञात करें, तो 72 का ज्ञात करें तो यहाँ पर पहले 2 से करेंगे तो 2 या 3 ये 6, दोबारा 2 से तो ये 18, 2 से 9, 3 3 और 3, पहला हमारे ये आया, तो यानी 72 का आया क्या 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, ये। अब इसी प्रकार 120 का ज्ञात करना है, तो 120 के गुणनखंड करने पर, तो हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 से करेंगे तो ये 60, वापस 2 से करेंगे तो ये 30, ये 15, अब करेंगे 3 से, क्योंकि 5 से पहले 3, ये 5 और अब 5 से करेंगे तो ये 1, तो 120 का या 2 का क्यूब इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात भी 1। यानी हमें कभी भी एलसीएम पूछा तो एलसीएम होता है सबसे अधिक बार आया हो वो लिखना है। सबसे अधिक बार मतलब जो ज़्यादा बार आया वो, या इतना लिख लिया। अब ऊपर हम ये सबसे ज़्यादा बार 2 की घात, मतलब इन दोनों में सबसे ज़्यादा बार आओ तो 2 की घात 3 है। अब 3 की घात 2 और 3 की घात 1 में सबसे बड़ा क्या है, 3 की घात 2। अब यहाँ पर ऊपर 5 की घात कुछ नहीं है, तो हम इसे मान सकते हैं 5 की घात 0 लिख सकते हैं, लिखो तो, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी। और एल्स तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की घात 1, तो यहाँ से ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, तो ये कितना हुआ अमीन ख, तो ये हो गया 360। तो हमारा आंसर क्या हुआ 360, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, बहुपद x² + 4x + k का 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम मानते x = हमने माना मतलब x = 2 पर, x = 2 लेने पर, तो f(x) हमें दिया हुआ है x² + 4x + k, तो यहाँ से f(2) = हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 + k, तो यहाँ से f(2) = 4 + 8 + k, ये हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 + k = 0, यानी k = हमारे पास कितना है -12, तो k की वैल्यू हमारे पास -12 आई, हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 पेंसिल तथा 5 पेन का तुल नहीं, यहाँ पर तुल मूल्य 29 रुपये, तुल या कुल मूल्य 29 रुपये, इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो बीजगणितीय रूप में आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। तो हमने माना एक पेंसिल का मूल्य हमने माना x है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7 पेंसिल का 7x। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य हमारा कितना हमने माना y है, तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा 5y। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है इनका कुल मूल्य यानी 7x + 5y = 29 रुपीज़ है। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया, तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुज ABC व PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी व 24 सेमी है। यदि PO = 10 सेमी हो तो AB ज्ञात कीजिए। यानी हमें AB पूछा गया है, तो हम मानते 2 पहले त्रिभुज बना देते हैं। आप बनाओ तो बना लो, नहीं बनाओ तो भी ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए ये A, ये B, ये C और ये A, ये B, सॉरी ये PQR, ये P, ये Q और ये R दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ ABC व P, मतलब
ABC का परिमाप हमें दिया हुआ है 36 और इसी प्रकार PQR का परिमाप हमें दिया हुआ है 24। तो यहाँ से हमें तो AB अपॉन PQ इक्वल टू 36/24, क्योंकि परिमाप दिया हुआ हमें परिमाप दिया हुआ, तो हमें क्या पूछा, परिमाप ज्ञात करना होता है किसी भी त्रिभुज की एक साइड को एक साइड इक्वल टू परिमाप त्रिभुज का। तो यहाँ से AB का मान ज्ञात करना हो तो AB इक्वल टू 36/24 इंटू PQ। तो यहाँ से AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन PQ की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर AB इक्वल टू 36/24 इंटू PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है 10। तो यहाँ से AB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू लिख सकते हैं 15 सेमी। 15 सेमी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई और 1 मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 100 पाई दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें दिया है 100 पाई। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू 100/4, यानी आर इक्वल टू मान लो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100/4 का रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना है 10/2 यानी 5। तो हमारा कितना है 5 मीटर हमारा त्रिज्या प्राप्त हुई हमें। ये हमारा आंसर हुआ। हाँ, ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी मैं अर्धगोले की त्रिज्या r इक्वल टू हमें दी गई है 3.5 सेमी। तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 2/3 इंटू हम 22 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ये लिख लिया हमने। तो यहाँ से कैंसल आउट करेंगे, ये 0.5 इसको 0.5 और इसको अब होगा नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन दोनों को इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 22 इंटू ये इंटू 3.5 इंटू 3.5/3। तो इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, आंसर होगा हमारा 83 वर्ग सेमी यानी सेमी क्यूब। ये हमारा आंसर हुआ, हमारा राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशांक 4, 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें भुज व कोटि ज्ञात करनी है। तो भुज इक्वल टू और कोटि इक्वल टू हमें बताना है। तो कोटि तो होती है दोस्तों, आप ध्यान रखना, कोटि होती है कोटि होती है एक्स अक्ष के निर्देशांक और भुज होता है वाई अक्ष के निर्देशांक। तो यहाँ पर हमें पूछा गया वाई अक्ष भुज यानी वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक वाई को नहीं लिखते अक्ष को लिखते, तो ये 4 और कोटि हो गया 3। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, यानी लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अगर थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर हमें अगर दी हो तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से 90 डिग्री होने से किसी मीनार की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। लिखिए, हमें लिखना है कि क्या परिवर्तन। तो यहाँ पर अगर हम वृद्धि 0 से 90 डिग्री हो, अगर थीटा के कोण में वृद्धि हो यानी थीटा के कोण में हम वृद्धि हो, तो मीनार की परछाई में हमेशा कमी यानी कमी होगी। तो हमारा राइट हम लिख सकते हैं यहाँ पर
परछाई में कमी होगी। अगर थीटा बढ़ता जाए, अगर कम हो तो मतलब बढ़ती है, और अगर परछाई की मतलब थीटा बढ़ता हो तो अब कमी होगी परछाई की। हमें दिया हुआ है -1 माइनस साइन स्क्वायर 40 का सरलतम मान लिखना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा कि 40 डिग्री का मान नहीं पता नहीं है, और मतलब तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको पता हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू समान होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में 45 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोस 40 डिग्री अपॉन कोस 40 डिग्री। तो हो गया ना सॉल्व, ये वन आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको मुझे लगता है आपको बहुत हार्ड लगा होगा। पहले इन सारे क्वेश्चन को पहले आपको खुद को सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं है तो इस क्वेश्चन को देखना है कि कैसे सॉल्व हुआ, लेकिन पहले आपको कोशिश करनी है एक बार। लघुरात्मक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करना है, यानी हमें इसका HCF ज्ञात करना है। तो 616 का करेंगे तो हो जाएगा, पहले 616 इसको लिखेंगे, 2 से करेंगे तो 308, 2 से करेंगे ये 154, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 7, अब 7 से करेंगे ये 11, यानी 616 का गुणनखंड करने पर हमारे पास क्या है, 2 की क्यूब 2 की घात 3 और 7 की घात 1 इंटू 11 की घात भी 1। अब 32 का करेंगे तो 32 का हो जाएगा हमारा क्या, 2 से 18 और 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, ये हो गए। अब हमें पूछा गया है महत्तम समावर्तक। HCF वो होता है जो उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में बराबर हो, वह हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ पर HCF होगा हमारा इक्वल टू, इसमें 3 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, और इसमें 2 की घात 2 है। तो यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो गया, हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 1, तो उभयनिष्ठ क्या हुआ हमारे, 2 की घात 2 हुई ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू नीचे वाले में ऊपर 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 7 नीचे दिया हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा क्या है, 2 की घात 2 यानी 4, तो हमारा राइट आंसर कितना हुआ, 4 हमारा राइट आंसर हुआ। सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, है, मुझे पता है आपको पता चल गया, आपने टोका भी होगा मुझे, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो यहाँ पर हमें ये 32 को करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 8, और इसको यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा कितना है 4, ये 2 और ये 1, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन करने पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की घात 4, यानी वही बात होगी। तो यहाँ पर HCF होता है जो दोनों का कॉमन, यानी इसे हम लिख सकते 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 1, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है, 2 की घात 3 यानी 8 हमारा राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद 2x² - 6x + 4 के शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हम शून्यांकों का योग ज्ञात करना है और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो शून्यांकों का योग और गुणनफल कैसे ज्ञात करें, हमने 2 शून्यांक मान लिए अल्फा और बीटा, हमने माना ये 2 शून्यांक है अल्फा और बीटा, और हमें दिया हुआ है 2x² - 6x + 4 इक्वल टू, हमने 0 मान लिया, या आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ से ए हमारा क्या हुआ 2, बी हमारा -6 और सी हमारा क्या हुआ 4।
तो यहाँ से शून्य अंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस के बी अपॉन ए। इस तो यहाँ पर अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस के 6, मतलब माइनस का यह आएगा, माइनस तो आएगा लेकिन हमें दिया गया माइनस का 6, बी की वैल्यू माइनस के 6 तो ये लिख दिया और 1 2 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना है 6/2 यानी 3। तो शून्य अंकों का योग हमारे पास 3 और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यानी c की वैल्यू हमारे पास है 4/2 यानी अल्फा बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना है 2। तो शून्य अंकों का योग हमारे पास कितना है 3 और शून्य अंकों का गुणनफल हमारे पास कितना है 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणे से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हम मानते हैं, माना बड़ी संख्या हमें पता नहीं और नई छोटी संख्या पता है, तो हमने माना बड़ी संख्या इक्वल टू, मतलब बड़ी संख्या इक्वल टू माना हमने x और छोटी संख्या इक्वल टू हो गई छोटी संख्या y, हमने y मानी। तो यहाँ में दिया गया है दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू हमें दिया गया है 26 और हमें दिया गया क्या कि दिया गया है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, यानी 3 गुने से 4 अधिक है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, यह हमें दिया गया है। ये क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना। तो संख्या ज्ञात, हमें संख्या पूछी है तो संख्या क्या होगी, तो x माइनस के 3y इक्वल टू 4, ये संख्या हो गई। इतना ही था आंसर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लो। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर हो गया आर एस तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू मतलब पी ओ क्यू समरूप होंगे त्रिभुज एस ओ आर के। यानी हमें क्वेश्चन में पी क्यू समांतर आर एस दिए हुए हैं, ये रेखा और ये रेखा हमें समांतर दी हुई है ही समांतर आपको दिख। तो यहाँ से हमें दिया गया है पी क्यू समांतर हो गया आर एस, जो मैं लिखता हूँ आपको भी वैसा ही लिखना है। तो यहाँ से कोण P इक्वल टू कोण S एकांतर कोण है, क्योंकि ये जेड बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये हम कहीं से भी मान सकते हैं कोण, यानी ये कोण ऐसे ये जेड बन रहा है ना जेड टाइप। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से एकांतर कोण लिख सकते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार इस तरह उल्टी तरफ से भी बनेंगे, यानी यहाँ से ये भी इस तरफ से भी ये भी एकांतर कोण है, ये कोण एकांतर कोण है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण Q इक्वल टू कोण R, ये भी एकांतर कोण। और इसी प्रकार ये O दोनों में शीर्षा विमुख कोण है, यानी कोण O इक्वल टू कोण O, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण ये हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज POQ समरूप होंगे त्रिभुज SOR के। तो ये हमारा सिद्ध हुआ, तो इतनी सिद्धम ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु 3 माइनस के 3 10 और 6 माइनस के 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी हमें किस अनुपात में पूछे विभाजित करेंगे। तो हमने ये एक मतलब एक रेखा है जिसके हमें बिंदु दिए हुए माइनस के 3 10, दूसरा दिया हमें 6 और 8 माइनस के 6 और 8, और यहाँ पर हमें दिया हुआ माइनस के 1 और 6, ये हमें दिया हुआ है। और हमें पूछा कौन कौन से अनुपात में किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर के अनुपात 1 में हमने माना
तो यहाँ पर x चूँकि हमने माना हमने माना x इक्वल टू m1 x2 इक्वल प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर x की वैल्यू क्या है हमारे पास x है ये -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू ये m1 है और ये m2 है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू हमारे k इंटू x2 की वैल्यू 6, ये x2 है, ये y2 है, ये y1 है, ये x1 है। यहाँ से ये कितना हो गया 6 प्लस के m1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। तो ये -1 इंटू इसको यहाँ पर k प्लस 1 को इस तरफ लेने पर ये हमारे पास क्या हुआ 6k -3। तो यहाँ से लिख दिया -k -1 इक्वल टू 6k -3। तो यहाँ पर k को इस तरफ लाने पर और 3 को इस तरफ लाने पर तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 - k1 इक्वल टू 6k प्लस k। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 7k। तो k इक्वल टू हमारे पास कितने 2/7। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी है 2/7। अब हम 2/7 अनुपात में दिए हुए k1 और k की वैल्यू हमारे 2/7 अनुपात 1। तो यहाँ से क्या आ गया 2:7, 2:7 के अनुपात में विभाजित करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और कोस बीटा इक्वल टू 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। इसी प्रकार कोस बीटा हमें दिया हुआ 1/2। तो यहाँ से कोस बीटा इक्वल टू कोस किस मतलब 1/2 1/2 कोस की किस वैल्यू की मान होती है तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना है 60 डिग्री। तो अब हमें पूछा गया अल्फा प्लस बीटा पूछा गया तो हो गया ना सॉल्व। तो यहाँ से हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये हो गया 90। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही सरल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, आपको भी लग रहे होंगे। हर याद रखना हर क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आई तो देख लेना और अगर समझ में आंसर आ जाए तो अगला क्वेश्चन देख लेना। तो हमारा 10th क्वेश्चन है एक वृक्ष से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी हिस्सा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की कुल है एक वृक्ष से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार से को नहीं यहाँ पर से नहीं है, यानी दिया गया एक वृक्ष 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछी है। तो यहाँ से हमने माना ये 4 मीटर जिससे पेड़ टूटा है। अब और ये हमें पूछा गया कि हमें ये नहीं पूछा। और ये टूटा गया भाग तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ये टूटा गया भाग पूछा है हमें, यानी ये हम मान लिए ए, ये बी और ये सी है। तो हमें क्या पूछा गया बी सी मतलब बी सी हमें पूछा गया एक्स मान लिया और पृथ्वी और वक्ष के मध्य बना कोण हम 30 डिग्री का कोण हो गया। तो यदि एक बी सी पेड़ का टूटा हुआ भाग हो तो अगर माना हमने बी सी वृक्ष का टूटा हुआ भाग हो तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या लंब बटे कर्ण, यानी 4/BC या 1 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 4
इंटू एक्स बी सी की वैल्यू। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना है 8। तो हमारे टूटे हुए भाग कितना की लंबाई क्या होगी 8 हो गई। अब हमें पूछा गया है वृक्ष की कुल लंबाई पूछी गई है हमें। तो वृक्ष की कुल लंबाई क्या होगी वृक्ष की ए सी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हुआ ए सी ए बी। ये हो गया मतलब कुल लंबाई पूछी है। तो ए बी सॉरी यहाँ पर ए बी क्यों लिखा हमने हमें मतलब इन दोनों की लंबाई पूछी गई है कुल लंबाई पूछी है। तो यहाँ पर ए सी हमें 4 + 8 यानी 12 मीटर 12 मीटर कुल लंबाई हो गई। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी ये क्वेश्चन दिया गया यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमने दो वृत्त बना लिए। सॉरी यहाँ पर थोड़ा ये किसी की आंख नहीं लग रही आपको ये अब मान लिया। अब यहाँ से बड़े की हमने पूछा बड़े की जीवा यानी स्पर्श करती है छोटे को। तो यहाँ पर ये हो कि क्या मतलब स्पर्श करती है तो ये स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा को हमने मान लिया ये त्रिज्या ओ मतलब ओ त्रिज्या ओ क्या था केंद्र ओ और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या ओपी और यहाँ से ये ए जीवा ये ए और बी जीवा की लंबाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिया गया है हमें दिया गया क्या है कि ओ केंद्र वाला मतलब ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है यानी ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है दो सकेंद्रीय वृत्त है। ये हम लिख सकते हैं हमें दिया हुआ है इसके हिसाब से। यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा ए बी जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो यहाँ से ये लाइन आपको लिखनी है कि बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श करती है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है यानी किस पर स्पर्श करती है ये पी बिंदु पर आपको लिख लेना ये लाइन लिखनी है यहाँ पर। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं क्या हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो यानी सिद्ध करना है हमें ए पी इक्वल टू बी पी यानी इसकी लंबाई और ये दोनों बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है क्या। तो यहाँ पर हमने रचना की ओपी को मिलाया यानी ओ को पी से मिलाया यानी ओपी को मिलाया ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी ओपी को मिलाया। तो यहाँ से उपपत्ति में हम लिख सकते हैं ए बी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ए पी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखा है। इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ रखो जो आपको सही लगे वो रख दो आप लिख दो यहाँ पर या रख दो आपकी मर्जी। और ओपी त्रिज्या है तथा ओपी त्रिज्या है छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ओ पी लंबवत है ए बी पे क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात पता होगी त्रिज्या मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है मतलब इस लंबवत त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है यानी हम लिख सकते हैं ओपी लंबवत है ए बी के अतः ओपी जीवा ए बी को समद्विभाजित करते हैं यानी ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये भी 90 तो ये दोनों 90 है तो मतलब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः ओ पी जीवा ए बी को दो यानी समान दो भागों में विभाजित समद्विभाजित करेगी। ये लाइन लिख लेना क्योंकि पूछ ले क्यों तो क्योंकि केंद्र
ओ वाले या केंद्र ओ से, अब लिखो तो ओ लिख दो, या केंद्र से जीवा, केंद्र से जीवा व जीवा पर खींचा गया लंब, केंद्र पर खींचा गया लंब, सॉरी केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब समद्वि विभाजित करता है, उसे समद्वि विभाजित करता है, उसे समद्वि विभाजित करता है। यह आपको लाइन लिखनी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू बी पी, तो ये हम लिख सकते हैं, तो ये इतना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, 90 डिग्री में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हम लिख दे, हमें दिया गया क्या, घंटे की सुई की लंबाई, हमें कितनी दी हुई है, 6 सेमी, यानी ये त्रिज्या हो गई, मतलब बीच घंटे की सुई की लंबाई, ये मान लो, तो ये त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ये 6 सेमी हो गई। तो ये हम लिख सकते हैं ये त्रिज्या, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें, चित्र की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए आप यूज ले रहा हूँ। और लिख सकते हैं घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है। यानी हम लिख सकते हैं घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है। 1 मिनट में बनाया गया कोण 1/2 यानी 1/2 डिग्री का कोण होता है 1 मिनट में बनाया गया कोण। अतः 90 मिनट में कितने हो गए, थीटा इक्वल टू 90 मिनट में थीटा इक्वल टू 1/2 90, यहाँ से 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ से घंटे की सुई द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी घंटे की सुई द्वारा निर्मित यानी हम 90 मिनट है क्या हमारे पास, हाँ 90 मिनट घंटे की सुई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 22/7, त्रिज्या में दी हुई 6×6/45/360, यह हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन बहुत सही तरीके से सॉल्व हो गया, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना नहीं है हमें। तो यहाँ से इसको करेंगे तो यह कितनी बार, 8 बार कटा, क्योंकि मैं थोड़ी कमजोर आप देख लेना है ना, तो 8 बार कटा, तो ये 8 और यहाँ पर हो गया 22/7 × 6 तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे हम 22/7 × 36/8, इसे हम लिख सकते हैं 4, ये 11 और ये 9, तो 99/7 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, 14.14 सेमी दिया हुआ में, सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिज्या 4.2 सेमी वाले यानी 4.2 सेमी वाले धातु के एक कोयले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें बेलन की ऊंचाई h बतानी है, तो हमें h पूछा गया है। इसमें त्रिज्या हमें कितनी, त्रिज्या 2 त्रिज्या दी गई है हमें इसमें, तो एक त्रिज्या हमने 4.2 के स्मॉल से लिखा है, दूसरी त्रिज्या हम
कैपिटल से लिखते तो 6 सेमी ये लिख दी। यानी पहले तो गोले की त्रिज्या, ये है गोले की त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या, और ये हो गए बेलन की त्रिज्या, ये बेलन की त्रिज्या, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बेलन का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन, बेलन हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन। ये हम लिख सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है बेलन का। तो यहाँ पर ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, तो इसको सही तरीके से लिख लिया हमने। तो यहाँ से हमें पूछा क्या की है, हमें पूछा गया ऊंचाई आप स्मॉल मान लो, बड़ी ये स्मॉल नहीं है, ये कैपिटल है, तो इसको भी कैपिटल ले लेते हैं। तो यहाँ से एच इक्वल टू हमारे पास पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी 4/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू तो कुछ होगा ही नहीं, अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ये पहला है 4.2 इंटू 4.2 अपॉन आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू ये 3, 4/3 हो गया ना, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, ये ये क्यूब होगा ना, तो यहाँ पर क्यूब यानी ये 4.2 और होगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या, 4 इंटू 4 का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 36 इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पर ये इनको पॉइंट्स को हमने हटाया और नीचे 1000 से इंटू को जितने पॉइंट हटाएंगे, मतलब जितने पॉइंट की संख्या, पॉइंट के बाद में संख्या है उतने जीरो। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 9 बार, और ये हो गया 42 इंटू 42 अपन ये हो गया 27 इंटू 1000। अब इसको क्या काटेंगे तो हमारे पास आएगा 0.74 सेमी। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको गुना करके हम कैसे भी करके ये आंसर आएगा हमारा। आपको परीक्षा के साथ साथ आपको है ना जोड़ बाकी इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, सीखनी, क्योंकि ये 12th नंबर चैप्टर है। पृष्ठ ये पृष्ठ मतलब पृष्ठ आयतन क्षेत्रफल ये टॉपिक है। इसमें ज़्यादातर गुना भाग ऐसे मतलब जिसकी मजबूत होगा वही कर सकते हैं, क्योंकि ये भारी भारी संख्या को गुना करेंगे तो टाइम हमको बहुत लगेगा। तो यहाँ से हमें अच्छी तरीके से पढ़ाई के साथ साथ मतलब आधा घंटा आप दे देना पूरे दिन में, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट दे देना। 15 मिनट बहुत ज़्यादा है, तो 15 मिनट आप दे देना हमेशा जोड़ बाकी को, इंटू सबको दे देना, क्योंकि ये आपके लिए सही तरीके से काम आएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है बंटन 1 6 3 5 7 9 11 4 9 का माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट लगा दो आप इसके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वीआईपी क्वेश्चन है, इसको ऐसे मस्त देखना। तो यहाँ पर हमने क्या, इसको पहले हमने आरोही क्रम में लिख दिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1 3 5 6 7 9 9 और 11 कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। एक संख्या कौन सी नहीं लिखी मैंने, 4 नहीं लिखी, तो ये 4 ये हो गया। इसको आरोही क्रम में लिख लिया। तो ये कुल कितनी पद है, यानी हम लिख लिए कुल पद कितने, ये कुल 9 पद है, यानी तो माध्यक होता है। अगर यहाँ पर मध्य, अगर ये दोनों मतलब लिख सकते हैं हम, तो माध्य ज्ञात करते हैं कुल पद, यानी 9 + 1/2। ये माध्य ज्ञात करने का सरल तरीका है। तो यहाँ से 10/2 इक्वल टू ये हो गया 5। माध्यक हमारा क्या ये हो गया माध्यक। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक। तो बहुलक होगा हमारा सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई हुई है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 9 आया हुआ है, 9 2 बार आया हुआ है, यानी यहाँ पर आंसर हमारा 9 हो गया। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी अलीप वर्ष यानी 365 दिन। हम लिख सकते हैं अलीप वर्ष इक्वल टू 365 डे, 365 दिन। तो थोड़े ज़्यादा फॉर्म में आ गए थे हमें। 365 आप दिन मतलब लिखना ही है आपको, डे लिख दे दो। तो 365 दिन होते हैं। अब हमें दिया गया अर्थात मतलब 365/7 यानी 52 सप्ताह व एक एक्स्ट्रा दिन है। एक 52 सप्ताह वह एक दिन अधिक है, एक दिन अधिक है। आप भी देख लो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल 7 दिवस कौन कौन से होते हैं। कुल 7 दिवस क्या कौन कौन से होते हैं? कुल 7 दिवस होते हैं हमारे पहले लिखते हैं मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 7 दिन होते हैं। और इनमें से एक दिन रविवार आने की प्रायिकता में पूछी गई है कि एक दिन रविवार आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम रविवार कितनी बार है? एक बार, अपन कुल परिणाम 7 है। तो ये हमारा आंसर क्या है? 1/7। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। अगला दिया हुआ हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में ओ एक वृत्त का केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु सी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं सी ए व सी बी खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी व ए सी बी संपूरक है। हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है हमें कि ए ओ बी व ए सी बी संपूरक है। तो पहले हम लिख देते हैं। हमें जो दिया हुआ है पहले हमें उन्हें लिखना चाहिए। यानी हमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हमें पहले लिख वृत्त के बाहर स्थित बिंदु लिख लेना, देख लेना। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु सी से स्पर्श रेखा सी ए व सी बी है। ये हमें दिया हुआ है कि वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं सी ए व सी बी है, हमें दी गई है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ए ओ बी प्लस की ए सी बी इक्वल टू संपूरक कोण यानी 180 डिग्री का। यह हमें सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यहीं से होगा। तो स्टार्ट करते हैं उपपत्ति किसका? पति। यह उपपत्ति को शुरू करते हैं। तो यहाँ से उपपत्ति को में लिखते हैं। हम उपपत्ति में लिखते हैं ओ ए त्रिज्या है, यानी ओ ए व ओ बी दोनों त्रिज्या है, लेकिन हम लिखते हैं ओ ए त्रिज्या है और सी ए बिंदु सी से स्पर्श रेखा है, यानी ओ ए त्रिज्या है व सी ए बिंदु सी से स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा है। आप ये लिख लेना। अब ये भी लिख सकते हैं ओ बी त्रिज्या व बी सी बी बिंदु सी से स्पर्श है, ये भी लिख सकते हो। आप कुछ भी लिखो, सही है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री का, ये समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ओ ए सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये त्रिज्या व हमेशा याद रखना त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य 90 लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, ये लंबवत होती है। तो इस प्रकार यानी इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या? कोण ओ बी सी भी 90 डिग्री का हमने लिखा था, ओ बी सी भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ से चतुर्भुज हमें दिया हुआ है। चतुर्भुज बी ओ सी में कोण बी ओ ए प्लस के कोण सी बी ओ प्लस कोण ओ ए सी प्लस कोण ए सी बी इक्वल टू 360, यानी कोण बी ओ सी। अब ध्यान रखना बी ओ सी
बी ओ ए, बी ओ और ए प्लस कौन सी बी ओ, सी बी और ओ, ये कौन और ये कौन, और इसी प्रकार ये कौन हमें दिया हुआ है। तो ये सारे 360 डिग्री का कौन होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कौन बी ओ ए प्लस सी बी ओ 90 डिग्री का है, प्लस ओ ए सी बी 90 डिग्री का है, प्लस कौन ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, 360 डिग्री, ये 360 डिग्री का कौन। अब यहाँ से कौन बी ओ ए प्लस के कौन ए सी बी इक्वल टू क्या आ गया 360 माइनस के 180। तो यहाँ से कौन बी ओ ए प्लस के कौन ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें यही पूछा गया था, तो ये हो गया इति सिद्धम हैंस प्रूफ। तो ये हमें यही पूछा गया था और हमने ये सॉल्व कर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि हमें दिया गया सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने समांतर चतुर्भुज बनाना है। पहले वृत्त, ये वृत्त है। अब हम परिगत दिया हुआ है यानी परिगत चतुर्भुज। तो यहाँ पर हमने परिगत मतलब चतुर्भुज बना लिया। ये ज़्यादा सही तो नहीं बना, लेकिन आप देख लेना। ये परिगत होता है मतलब चतुर्भुज के अंदर वृत्त हो तो उसे वृत्त के परिगत समांतर मतलब चतुर्भुज कहते हैं। और बाहर हो तो हमें दिए कुछ अलग दिया हुआ था। जब बाहर के लिए परिगत अंदर के लिए होता है और बाह्य दिया हो, तो यहाँ पर परिवर्त दिया हो तो वो अलग होता है। परिवर्त यानी यही होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये ओ केंद्र है, यहाँ पर ओ केंद्र वाला है, और इसे ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी दिया हुआ है। और स्पर्श रेखा हमें स्पर्श रेखा कौन कौन सी दी हुई स्पर्श रेखा है, ये ई मान लेते हैं, ये एफ, ये जी और ये एच, ये स्पर्श रेखा एफ जी एच है। तो हमें दिया गया है, अब मेन काम शुरू हो गया। ये दिया गया और सिद्ध करना इन दोनों में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती जितना उपपत्ति में होता है। तो यहाँ पर दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज, यानी एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वर्त के परिगत है, ओ वाले वर्त के परिगत है। यह हमें क्या दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अभी यहाँ से क्वेश्चन चालू हुआ उपपत्ति से। अब उपपत्ति में हमें लिखना है, उपपत्ति में लिख सकते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय से, यानी स्पर्श रेखा प्रमेय से हम लिख सकते हैं बी ई इक्वल टू होता है बी एफ के, यानी हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय से, स्पर्श रेखा प्रमेय लिखो या नहीं लिखो, लेकिन स्पर्श रेखा से लिख लेना, या प्रमेय से स्पर्श रेखा लिखो नहीं लिखो, लेकिन प्रमेय आप लिख लेना प्रमेय से। अब तो यहाँ से क्या हो गया बी ई इक्वल टू बी एफ, ये समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ए एच, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सी जी इक्वल टू सी एफ, ये थोड़ा दूर नहीं लिखी, सी जी इक्वल टू सी एफ, ये इक्वेशन नंबर 3। और एंड में
डी जी इक्वल टू डी एच, ये फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से इन चारों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, तो सम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ जोड़ने पर, इन जोड़ने का निशान लगा दिया, आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए ई प्लस बी ई, हम पहले लिख लेते हैं एक से, हम यहाँ पर लिखते हैं बी ई प्लस के ए ई, यानी बी ई प्लस के ई प्लस, मतलब जोड़ना तो सबको साथ में, लेकिन हमें एक सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग लिखना होगा। तो यहाँ पर सी जी प्लस डी जी, इसी प्रकार इक्वल टू हमें दिया गया है बी ई प्लस के सी एफ प्लस ए एच प्लस के डी एच। तो यहाँ से ए ई प्लस ए बी ई प्लस ए ई हो गया ए बी, प्लस सी जी प्लस डी जी, ये हो गया सी ए, इक्वल टू बी सी प्लस ए बी, मतलब सॉरी बी ई प्लस सी एफ, ये हो गया बी सी। और इसी प्रकार हमारा ए एच प्लस डी एच इक्वल टू हमारा गया ए बी, ए डी ए बी। तो चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी चूंकि समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज, मतलब समांतर चतुर्भुज है, समांतर होगा समचतुर्भुज, अतः ए बी सी डी हमें लिखना था। चूंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो अर्थ है ए बी इक्वल टू सी डी व ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजें समान होती है। तो यहाँ से ए बी हो गया टू ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि हमने, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें सिद्ध हो गया कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ से सिद्ध, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो ये हमारा सिद्ध हुआ, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन की दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु एक सात 4 2 -1 -4 और -4 को एक, सॉरी -4 4 एक वृत्त शीर्ष है, वृत्त के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। वृत्त के शीर्ष के लिए क्या होना आवश्यक है कि है ना, ये जितने भी आए उनके सभी के मान बराबर आए। तो हम पहले लिख लेते हैं, हमने माना एक वृत्त मान, ये वृत्त, सॉरी ये एक वर्ग है जिसमें ये ए, ये बी, ये सी और ये डी एक को एक साथ 20 4 2 -1 -4 और ये माइनस के 4 और 4, ये माने। तो यहाँ से, और ये दो विकर्ण, ये दो विकर्ण हो गए ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण होंगे। तो भुजा, पहले हम लिखते हैं भुजा ए बी इक्वल टू, तो ये होता है, पहले यहाँ पर एक वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अगर कोई भी बिंदु हमें ज्ञात करने हैं तो इसका फॉर्मूला है, यानी मध्य बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है रूट के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें मान रखने हैं, तो यहाँ पर हम x2 दिया हुआ है हमें कितना, x2 1
-4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2। या एक फॉर्मूला और भी ये सेम नहीं है, इन दोनों को कैसे लिखते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इन ये दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पर x1 माइनस हमने ये लिया तो इनका होल स्क्वायर। तो और यहाँ पर ये क्या आ गया, ये हो गया रूट के 3 का मतलब 3 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 34 रूट के। इसी प्रकार बी सी इक्वल टू हमारे पास आया, बी सी इक्वल टू रूट में -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनको भी करेंगे तो ये भी रूट के 34। और इसी प्रकार सी डी इक्वल टू रूट के -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी ये रूट का 34। और इसी प्रकार लास्ट वन डी ए इक्वल टू हो गया रूट के +1 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 7 यहाँ पर आएगा 7 -4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये भी रूट का 34 आएगा। तो यहाँ पर ये तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है विकर्ण के, यानी ये तो इतनी देर थे, ये थे भुजा के, अब है विकर्ण के। तो विकर्ण ए सी इक्वल टू हमने लिखा ए सी -1 के होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। आज गलती बहुत हो रही है मेरे से, ये लिख लिया। अब यहाँ से हमने क्या मान लिया, अब इनको लिख लिया हमने -2 का होल स्क्वायर प्लस के -8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया रूट के 4 + 64, यानी रूट के 68। इसी प्रकार बी डी विकर्ण बी डी इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस के 4 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 0 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस है मान ले, यहाँ पर ये भी रूट का 68 अर्थात स्पष्ट है, यानी स्पष्ट हम लिखते हैं, स्पष्ट है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अथवा में क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, यानी हमें पूछा गया किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लिख सकते हैं 2 बिंदुओं में दिए, मतलब 2 बिंदु, तो यह रेखा है, ये 2 7 कुछ भी मान लो, ये 2 7 मान लो, ये 1, और ये आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो ना। तो यहाँ से 1 ये हो गया 1 3 और ये हो गया 2 7, ये हो गया, और इसमें हमें अनुपात नहीं दिया हुआ, तो हम लिख देते हैं सिग्मा और 1, मतलब Δ1 या K1, कुछ भी लिख सकते हो। हमने ये लिखा, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो हमने माना ये K मान लेते, तो यहाँ पर ये K मान लिया, आपको सही समझ में K अनुपात 1 के रूप में माना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x = फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 इक्वल टू m1 की, ये m1 है और ये m2 है, तो यहाँ पर k × 2 + 1 × 1 अपॉन k + 1। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया 2k + 1 अपॉन
के प्लस वन। ये पहला वाई इक्वल टू हो गया, वाई होता है m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2। तो ये हो गया के इंटू 3 प्लस के 7 प्लस के 7 प्लस के और इस इंटू 1 7 प्लस 1 इंटू और यहाँ पर क्या है 3 अपॉन के प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको सही तरीके से सोल्व करें तो हमें x और y के सही मान मिल गई। तो यहाँ से x और y के मान इस 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 में रखने पर x और y के, तो यहाँ से 3 ये लिख दिया 2k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 प्लस y के मान 7k प्लस 3 और k प्लस 1 इक्वल टू 9। ये हमारे मान है। तो यहाँ से इनको पहले 3 को इंटू करने पर इन 3 को इंटू करेंगे अंदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 6k प्लस 6 अपॉन के प्लस 1 प्लस यानी 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 9। अब यहाँ नीचे तो आ गया के प्लस 1 लघुत्तम, यहाँ 6k प्लस 6 प्लस 7k प्लस 3 इक्वल टू 9। अब यहाँ से ये हो गया 13k प्लस के 9 इक्वल टू, इसे लिख लिया हमने क्या 3k प्लस 9। अब यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3 क्योंकि 3 से इंटू करें तो यहाँ से 3 ये भी 3 और यहाँ पर 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 के माइनस के 3 के इक्वल टू 9 माइनस 6। तो यहाँ से 10 के इक्वल टू क्या हो गया 10 के इक्वल टू हमारे पास 10 के आएंगे ना, ये तो 13 हो गए इक्वल टू 9, ये 9 होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ आज बहुत गलती कर रहा हूँ, ये 9 के होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 9 13 में से 13 के माइनस 9 के इक्वल टू 9 माइनस 6। तो यहाँ से हो गया 4 के इक्वल टू 3। तो के इक्वल टू हमारे पास कितना है 3/4, ये हमारा आ गया। और अनुपात में हम लिख सकते हैं के अनुपात 1 के रूप में, तो इसे 3/4 अनुपात 1, तो हम लिख सकते हैं 3:4। ये 2 अनुपात हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है एक। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने में, तो हम लिख सकते हैं A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, लिख लिया। अब यहाँ से A प्लस हम A4 ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं n पदों का योग होता है n प्लस n, हमें 4 दिया 4 माइनस 1d, तो इसे लिखते हैं a प्लस 3d, इसे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ लिख सकते हैं 3d। अब यही इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं a प्लस 8 में से 1 कम कर दो 7d, ऐसे हम लिख सकते हैं। इक्वल टू हमें 24 दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं तो 8 a प्लस 8 माइनस 1d, तो यहाँ से a प्लस 7d, इसको लिख लिया समझाने के लिए। अब यहाँ से ये कि 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, यहाँ से a प्लस 5d यानी 2 को कॉमन लिया तो ये कितना हो गया 12, ये समीकरण 1 ले लिया। इसी प्रकार a6 प्लस बड़ा a6 प्लस a10 दिए हुए हैं। अब छोटा भी लिख सकते हो, ये को कुछ भी लिख सकते हो।
तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ 44। तो यहाँ से 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। तो यहाँ से a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 में से 2 घटाने पर यानी समीकरण 1 माइनस 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, नहीं समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो ये हम लिख लेंगे a प्लस 7d यानी a प्लस 7d इक्वल टू 22। और यहाँ से a प्लस 5d इक्वल टू कितना है 12 है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर 2d इक्वल टू माइनस करेंगे 10 तो d इक्वल टू हमारे पास कितना है 5। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, d की वैल्यू आ गई। अब हमें d की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखने पर, तो हमने समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो मान रखेंगे तो हमारे क्या है a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू हमारे पास कितना है 12 माइनस 25। a इक्वल टू हमारे पास कितना है a इक्वल टू हमारे पास है 3 माइनस के 13 हमारा आंसर आया। तो प्रथम पद माइनस के 13 है और डी यानी सार्वंत्र कितना है 5 है। तो माइनस के 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 8। तो यहाँ से 3 पद हमें पूछे गए थे, तो यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ 3 पद होंगे। पहला पद माइनस के 13 प्लस सार्वंत्र डी 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 8 प्लस सार्वंत्र जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन अथवा में है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरी मानो तो वी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार आने की 100% चांस है, 100% मेरी मानो तो 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने की। तो इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखना और सही से समझना। तो हम पहले लिख लेते हैं S7 यानी ऐसे 7 पदों का होते हैं यानी S7 यानी SN इक्वल टू, इसी प्रकार SN की वैल्यू हमें 7 है तो S7 इक्वल टू क्या हो गया 49। तो ऐसे n/2 यानी S7 इक्वल टू शॉर्ट तरीके से लिखे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर S7 इक्वल टू n पदों का योग ज्ञात करने पर n/2 2a प्लस n-1d ये होता है। तो यहाँ पर S7 49 इक्वल टू n/2 n हमें 7 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं। 7 प्लस 2a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n 7-1 d की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ सिर्फ इक्वल टू 7/2 ये हो गया 2a प्लस 6d ये लिख लिया। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 7 पर, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d ये आ गया। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले, या अभी भी इसमें a प्लस 3d इक्वल टू 7 यानी 2 को कॉमन लेके उस तरफ भेजने पे तो यह भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1। इसी तरह हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पर साइड में S17 इक्वल टू n/2 n की वैल्यू 17/2 2a प्लस n17-1d ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 289 इक्वल टू 17/2 यहाँ से 2a प्लस
16D ये लिख सकते हैं। यह 17 बार तो 17 34, तो ये 34 इक्वल टू 2A प्लस 16D। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर 8 इक्वल टू 17। ये हमारा आंसर, मतलब आंसर नहीं हुआ अभी। यह समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं समीकरण A प्लस 3D इक्वल टू 7, A प्लस 8D इक्वल टू 17। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये माइनस, और ये माइनस के 5D इक्वल टू माइनस के 10। तो D इक्वल टू हमारे पास कितना आया, माइनस के 10 अपॉन माइनस के 5 यानी 2। तो D की वैल्यू 2 प्राप्त हुई। और D की वैल्यू समीकरण 1 में D की वैल्यू रखने पर तो यहाँ से A प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, यानी A इक्वल टू 7 माइनस के 6 1। तो यहाँ पर 1, A की वैल्यू 1 प्राप्त हुई हमें। तो हम लिख सकते हैं n पदों का योग पूछा था हमें, n पदों का योग पूछा था। तो n पदों का योग क्या होगा हमें याद करना है। तो n पदों का योग होता है Sn इक्वल टू n/2 2 A की वैल्यू 1 प्लस n-1। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n/2, ये 2 प्लस n-1 2, ये हो गया। या तो आप यहीं तक कर लो, अगर आपको ज़्यादा सॉल्व करना है तो यहाँ पर ऊपर देख लेना। तो ऊपर हम लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2, 2 को कॉमन ले तो यहाँ पर बच सके A प्लस, अगर हम 2 को कॉमन ले या तो ले लो या नहीं लो, तो हम लिख सकते हैं अंदर हो गया 2 प्लस 2 को इंटू करेंगे 2n-2। तो ऐसे माइनस के 2 प्लस के 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर बचा क्या n/2 इंटू 2n। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या है n²। हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्पित माध्य मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें कल्पित माध्य मानकर इस माध्य ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले हमें एक सारणी बनानी होगी। तो पहले हम सारणी बनाते। तो यहाँ पर हमने ये सारणी बना ली है, क्योंकि ये वीडियो को रोक के बनाई, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, सॉरी 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ये लिख लिया। और यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 7 5 6 7। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का बेसिक होता है। वर्ग चिन्ह हम ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ने पर अपॉन 2 करने पर। तो यानी 10 प्लस 25 अपॉन 2। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये हमारे पास है 17.5। इसी प्रकार ये हो गया 32.5, 25 प्लस 40 अपॉन 2। और इसी प्रकार 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। इन सभी में देखना आप, सभी का अंतर समान है, इन सभी में अंतर समान है। तो यहाँ से अगला लिखते हैं। तो यहाँ पर डी, आप सोचोगे डी क्या होगा। तो यहाँ पर डी ज्ञात करने के लिए x माइनस ए में से घटा देंगे। अब ए होगा बीच वाला, यानी जो बीच में है, वर्ग चिन्ह में जो सेंटर में है वो होता है यानी 47 में से। तो यानी 47.5, इसमें से 17.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है हमारे पास माइनस के 30। अब इसी तरीके से इन बाकी को करेंगे तो ये माइनस के 15, 0 हो जाएगा। ये 15, क्योंकि इनका बीच में समान दूरी है, 15 का अंतर है। तो एक को सोल्व करने के बाद में हमें आसानी से
पता चल जाता है कि अगला क्या होगा। एफ डी होता है एफ ये, तो एफ 2 को -30 से इंटू करेंगे -60, ये हो जाएगा -45, ये 0 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 315 हो जाएगा। अब यहाँ से सिग्मा एफ डी क्या होगा? सिग्मा एफ डी इन सारों का योग यानी 465, और सिग्मा एफ होगा 30 तो नहीं, हाँ 30 होगा सिग्मा एफ। अब ए, और ए हमने क्या माना? ए माना हमने 7.5, ये हमने ए माना। तो मध्य का फॉर्मूला होता है एक्स डैश इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ऐसे ए की वैल्यू 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी की 465 अपॉन 30, अब इक्वल टू हम लिख सकते हैं 47.5 प्लस 15.5 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 63, हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पूछ दिया गया है अगर बारंबारता माध्य 50 हो तो x y मान ज्ञात करने, तो इसके लिए पहले हमें एक सारणी बनानी होगी। तो हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारणी बना ली है। तो यहाँ पर दिया हुआ -20, 0 -20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये माइनस नहीं है, सॉरी मेरी गलती है, मतलब इनके बीच की संख्या मध्य बिंदु, ये एफ है बारंबारता हमें दी हुई है 17, एक्स 32, वाई 19 और 120, ये दी हुई में यहाँ पर 120 नहीं है, सॉरी 120 तो होगा इनका योग। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु होता है इन दोनों का योग करके अब 2 का भाग देने पर, यानी 0 + 20 अपॉन 2 कितना 10, और ये हो जाएगा 30, ये 50, ये 70 और ये 90। इनके बीच का अंतर समान होता है, इन दोनों के अंतर के समान इनका, अगर एक का पता चल गया इसका 10 हुआ तो इन दोनों के मतलब अंतर 20 है, तो सब में 20-20 जोड़ने पर हो जाएगा। अब यहाँ से एफ एक्स होता है, ये एक्स है, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, ये 30x 1600, जैसे 70y और ये 1710। तो यहाँ से हमारा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आया 30x प्लस से 70y प्लस 3480, और हमारा सिग्मा एफ आया 120। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर तो नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर हमें करना है बारंबारताओं का योग, इनका योग करना है बारंबारताओं का। तो यहाँ से 17 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 19 इक्वल टू 120, यानी इनका योग करेंगे तो 120 हमें दिया हुआ है, इनका योग 120। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, x प्लस वाई प्लस 68 इक्वल टू 120। तो x प्लस वाई इक्वल टू 120 माइनस 68, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास है 52। यह समीकरण 1 लेने पर अब यहाँ से हम लिख सकते हैं माध्य 50 इक्वल टू, मतलब हमें माध्य 50 दिया हुआ है, तो हम लिख 13x प्लस 70y प्लस 3480 अपॉन 120, ये हमें दिया हुआ। तो ये सी एफ, क्योंकि मध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो इससे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 यानी 50 इंटू 120 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3480, ये लिख लिया। अब यहाँ से इन दोनों को इंटू करेंगे, तो इन दोनों को इंटू करने पर हमारे पास है 6000 में से 3480 माइनस करेंगे, यहाँ पर 30x बचा या 70y
अब यहाँ से 13x प्लस 70y इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 13x प्लस 70y ये हमारे पास आया 2520। अब यहाँ से हम 10 को कॉमन लेते हैं, हमारे पास 3x प्लस 7y इक्वल टू ये हमारे पास 552 252 बचा। और इसे हमसे इक्वेशन नंबर 2 ले, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 को, यानी ये समीकरण 1 है, इसको 7 से गुना करेंगे। नहीं, हम लिखते हैं समीकरण 1 को 7 से गुना करने पर, तो यह क्या हो गया, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 को 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने के बाद करके 7 से गुना करके समीकरण 2 में से घटाने पर, 2 घटाने पर, यानी समीकरण 1 से 2 घटाने पर, तो यहाँ से लिख दिया 7x प्लस 7y इक्वल टू 364, ये वह 3x प्लस 7y इक्वल टू 252। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या, 4x इक्वल टू 112, x इक्वल टू हमारे पास कितना है 28। अब समीकरण किसी में भी, समीकरण 1 में, माना समीकरण 1 में वो x का मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 में हम अगर x का मान रखें तो यहाँ पर क्या हुआ, x 28, तो y इक्वल टू 52 माइनस के 28, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आया 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 28 और y की वैल्यू हमारे पास आई 24। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। पहले हम LHS लेते हैं, तो 1 प्लस सेक ए इक्वल टू सेक ए। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए, इसे लिख सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अप कोस ए। अब यहाँ से कोस ए से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा कोस ए प्लस 1, या LHS आया। दूसरी तरफ RHS लेने पर, तो यहाँ से साइन ए स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इसको ए का स्क्वायर भी माने, तो यहाँ पर ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए अपॉन ये 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या 1 प्लस कोस ए। तो यहाँ पर हमारे LHS इक्वल टू RHS आए, यानी इति सिद्धम। ये हमें पूछा गया था, इतना शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, देख लो आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, रूट के 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल टू पूछा गया है कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इसका हम परमेयकरण करेंगे, तो परमेयकरण होता है नीचे वाले के अपोजिट चिन्ह, यानी 1 प्लस कोस ए को ऊपर और नीचे गुणा करने पर। ऐसा मत मानना कि ऊपर वाले चिन्ह को इंटू कर, मतलब ऊपर वाले को इंटू करेंगे, नहीं, यहाँ पर कोस की जगह साइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर नीचे वाले के चिन्ह को उल्टा लिखना है, यानी ये माइनस है तो हम प्लस लिखना है, तो ये हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए और यहाँ से 1 प्लस कोस ए और नीचे हो गया 1 प्लस कोस ए और ये 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ से 1 प्लस कोस ए
और वन माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ से ऊपर हो गए 1 प्लस कोस ए, और 1 प्लस कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रूट में अपॉन 1 माइनस इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से रूट में 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो गया साइन स्क्वायर है। अब दोनों तरफ रूट मतलब रूट करने पर तो इसको स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ से इक्वल टू ये 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए, दोनों का अलग लिखने पर साइन ए, तो ये तो हो गया कोस ए के प्लस ये हो गया कोट ए। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें लंबाई व चौड़ाई नहीं पता है, तो मान लेते हैं पार्क की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर, और चौड़ाई है y मीटर, ये हमने मानी है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 80। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया हमारे 40, ये समीकरण 1 लेने पर। और इनका क्षेत्रफल एक्स वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर हो गया, यस इक्वेशन नंबर 2। अब y इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको एक सेकेंड, यहाँ से हम ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक को लिख सकते हैं x इक्वल टू 40 माइनस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये या तो थर्ड मान लो या 1 मान लो। तो यहाँ से समीकरण 2 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई यानी 400, एक्स वाई की जगह समीकरण 2 में रखने पर तो 400 माइनस वाई, और ये y इक्वल टू 400। अब ये 400 वाई माइनस के y का स्क्वायर इक्वल टू 400, 40 वाई माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो ये वाई स्क्वायर माइनस के 40 वाई और इक्वल टू उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस के 400, और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी जिनको इंटू करने पर तो 400 आए और जोड़ने पर माइनस के 40 आए। तो ऐसी 2 संख्या आप सोचो, या तो आप इससे कर सकते हो, गुणनखंड विधि का 2 विधि बताई गई है, पहले ये गुणनखंड विधि, दूसरी है श्रीधराचार्य विधि। ये गुणनखंड विधि से थोड़ा टाइम लगता है, तो श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, तो इससे पहले सोल्व करेंगे, इक्वल टू 0 हमारे बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हो गया क्या, माइनस के 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 1 इंटू सी की वैल्यू 400, तो यहाँ से हो गया 1600 माइनस ये भी 1600, तो ये इक्वल टू 0 आया। तो ये सही है, वास्तविक और बराबर है। तो हम इस श्रीधराचार्य विधि होती है माइनस की बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य विधि होती है। यहाँ पर माइनस बी, तो हमारी वैल्यू बी की वैल्यू क्या है माइनस के 40, तो यहाँ माइनस 40 प्लस माइनस हमें 0 दिया हुआ है 2 इंटू 1, अब ये हो गया 40 अपॉन 2, तो यहाँ पर हमारा मान क्या आया 20, तो ये हमारा आंसर 20 आया। अब एक आंसर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारी आई 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा दिया गया था 80, तो हम लिख सकते हैं इसे, या 40 मान 2xy इक्वल टू 40 दिया है, तो x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया 40। अब यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो गया
ये हो गया 20। तो हमारा x की वैल्यू भी 20 आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास 20 आ गई। अगला है हमारा अथवा में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करना है। इसी तरह है लेकिन थोड़ा अलग अलग। इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के आप सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यय ज्ञात करना है हमें। व्यय रुपयों में और परिवार की संख्या हमें दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। और हमें दिया गया F1 F0 F2 की वैल्यू दी गई है। तो हमारा ये क्वेश्चन और सरल हो गया। तो यहाँ से F1 के सामने वाली लेते हैं, यानी 1500 माइनस 2000, 1500 से 2000 तक। तो यहाँ पर L हो गया निम्न सीमा, L हमारा 1500 और यहाँ पर H इन दोनों का अंतर कितना है, 500। F1 हमें दिया हुआ है तो यहाँ से लिखते हैं बहुलक। हम लिख सकते हैं बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू H। अब L हमें दिया 1500 प्लस F1 हमारे पास कितना है 40 माइनस 24 अपॉन 80 माइनस 24 माइनस के 33 इंटू H हमारे पास है कितने 500। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1500 प्लस ये हो गया हमारे पास 16 अपॉन नीचे हो गया 23 इंटू 500। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1500 प्लस 500 को 16 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 8000 अपॉन 23। अब 8000 23 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आया 1500 प्लस हम लिख सकते हैं इसे 347.83। अब इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास आया 1857.83। ये हमारा आंसर हुआ। मैंने इतना जल्दी इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया था 15-20 मिनट में रोज़ ना जो गुणा भाग को देता हूँ, इसलिए इतना जल्दी समझ पाया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जीवन काल घंटों में दिया हुआ है और लैंपों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ से माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर CF ज्ञात करना होगा। CF होता है संचय बारंबारता। तो CF होता है, पहले ये 14 लिख लेते हैं। अब 56 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130। इसी प्रकार जोड़ते रहेंगे तो यहाँ पर 216, ये हो जाएगा 290, ये हो जाएगा 352 और ये हो जाएगा 400। यहाँ पर CF लास्ट तक हमारा 400 है। तो यहाँ पे सिग्मा F इक्वल टू 400 इक्वल टू N, ये N की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर N/2 इक्वल टू 400/2 यानी 200। N की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई और 200 से ठीक बड़ी CF होता है, यानी 200 से ठीक बड़ी यानी 216। तो CF हमारा 216 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L हमारा हो गया CF इसके सामने वाली यानी 3350। यहाँ पर 3000 हमारा L हो गया और इनका अंतर H हमारा क्या हो गया, इनका अंतर 500 हो गया। और यहाँ पर C होता है इसके साथ वाली संख्या। C है हमारी CF यानी संचय बारंबारता के ऊपर वाली संख्या यानी 130। और क्या चीज़ चाहिए, और कुछ ही नहीं चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करते ये तो फॉर्मूला क्या होता है माध्य का फॉर्मूला तो M इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस के C अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पर आप सोचोगे F क्या होगा, तो F होता है CF के सामने वाली यानी 86, ये हमारा F हुआ। तो यहाँ पर L हम मान रख लेते हैं यानी 3000 प्लस 200 माइनस के 130 अपॉन 86
इंटू 500 h यहाँ पर 3000 प्लस 70 इंटू 500.86। तो ऐसे इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3000 प्लस 3500/86। अब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3000 प्लस 406.98। अब इनको जोड़ेंगे तो यह आ गया 3406.98। यह हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माध्यक जीवन काल हमारे पास 3406.98 घंटे आए। तो ये हमारा आंसर हुआ। इतने क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार मैं मॉडल पेपर नंबर 5 भी लेके आऊँगा आपके लिए। इसके लिए आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार वापस मिलाना क्योंकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।